नमस्कार साथियों, आज एक बार पुनः नए रूप में मैं आपके समक्ष हूँ। शायद आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं। सबसे पहले मेरी गुजारिश है आप सभी से, विनती है कि कोरोना की इस महामारी में जब पूरी दुनिया इस संकट से जूझ रही है, हमारा भी दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम कोरोना के बचाव के उस हर संभव उपाय का हम उसको काम में लें, उसको फॉलो करें। स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और कानून जो हमें हिदायतें देता है उनका हम पालन करें, क्योंकि इस महामारी से बचाव ही इसका इलाज है। मास्क लगा के रखें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें, हाथों को साबुन से 20 से लेकर 25-30 सेकंड तक धोएं। दिन में 6-7 बार या अधिक बार भी हाथों को अच्छी तरह से धोएं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उन समस्त हिदायतों का पालन करें जो इसके लिए आवश्यक है। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अपन सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद का जो एक कालखंड है, आज़ादी के बाद के कालखंड के 70-80 के दशक के बाद के हम सभी साक्षी हैं। आज़ादी से पूर्व का भारत किस प्रकार का भारत था, अर्थात आज का जो हम राजनीतिक भारत देखते हैं, राजस्थान देखते हैं, उसमें और पहले के राजस्थान और भारत के भूगोल में कुछ फर्क था। मुख्य रूप से आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो राजस्थान का एकीकरण रहेगा। तो राजस्थान का एकीकरण किस रूप में हुआ? वर्तमान में जब हम राजस्थान को देखते हैं तो 33 जिलों में बटा ये राजस्थान भारत का सबसे बड़ा प्रांत है। लेकिन आज़ादी से पूर्व कुछ बात भिन्न थी। आज़ादी से पहले राजस्थान रियासतों में बटा हुआ था, ठिकानों में बटा हुआ था, अंग्रेजों का शासन था। कुछ स्थानों पर अंग्रेज डायरेक्ट सेंटर से अपना शासन चलाते थे, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश भी होते थे। जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चला तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हम सभी जानते हैं, अलग विषय है, अलग टॉपिक पे इस पर चर्चाएं होगी, विभिन्न तरह से देश को आज़ाद कराने की मुहिम चल रही थी, जिसमें छोटे से छोटे इंसान से लेकर बड़े से बड़े इंसान तक, यहाँ छोटे से बड़े से मतलब तत्कालीन राजनीति के बड़े बड़े नेता, सामाजिक क्षेत्र के बड़े बड़े लोग, स्थानीय स्तर के सामान्य कृषक, आमजन, जमींदार, युवा, नौजवान, भारत का हर नागरिक किसी न किसी तरीके से अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होना चाह रहा था। उसी दौर में जब अंत में माउंटबेटन प्लान बना तो माउंटबेटन प्लान में ये तय हुआ कि जो भारत का स्वरूप होगा, उस भारत में किस प्रकार से विभिन्न राज्य जो हैं इसमें सम्मिलित होंगे, इन सब बातों को लेकर एक रियासती विभाग का गठन हुआ था। क्योंकि वो अंतरिम सरकार थी
और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 5 जुलाई 1947 को एक रियासती विभाग का गठन हुआ। तत्कालीन सेक्रेटरी और सलाहकार वीपी मेनन साहब बने। उस दौरान राजस्थान की जब बात करें तो राजस्थान में 19 रियासतें हुआ करती थी, 3 ठिकाने हुआ करते थे और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। जो रियासतें थी उनको सैल्यूट स्टेट भी कहते थे। सैल्यूट अर्थात इन रियासतों को या यहाँ के महाराजाओं और राजाओं को तोपों की सलामी दी जाती थी। इनमें से भी इन 19 में से शाहपुरा और किशनगढ़ ऐसी रियासत भी थी जिन्हें तोपों की सलामी नहीं मिलती थी। ये तत्कालीन व्यवस्थाएं थी। और ठिकाने जो होते थे वो खुद मुख्तियार एक शब्द है। खुद मुख्तियार यानी उनका खुद का ही अपना एक हिसाब किताब होता था। तो ऐसे 3 ठिकाने भी थे उस समय में। कुशलगढ़, बांसवाड़ा, लावा, बिल्कुल जयपुर के सीमावर्ती टोंक और नीमराणा अलवर में ये ठिकाने हुआ करते थे। और केंद्र शासित प्रदेशों में आज का अजमेर और तत्कालीन अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र था वो केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश से मतलब था कि तत्कालीन समय में भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगभग 1832 में इस प्रकार की व्यवस्थाएं की थी कि वहाँ का शासन सीधा सेंटर से होता था। वहाँ उनके एक अधिकारी बैठते थे जिनको एजीजी बोलते थे। तो तत्कालीन समय में जब राजस्थान में ये व्यवस्था हुई तो सबसे पहले एजीजी जो राजस्थान में बने, जो अजमेर में बैठते थे, वो थे विलियम लॉकेट। और 1857 की जब क्रांति होती है तो हम सभी पढ़ते हैं कि उस वक्त के एजीजी जो अजमेर में बैठते थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो ये एक व्यवस्था थी जो केंद्र शासित प्रदेश के तरीके से होल्ड होती थी। इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण से पहले 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। रियासतों की अपन बात करें तो उस वक्त भी जो सबसे बड़ी रियासत थी, जो आज भी उस रियासत का नाम अपन, उस राज्य का नाम बड़े सम्मान से लेते हैं, गर्व से लेते हैं, गौरव से लेते हैं, तत्कालीन मेवाड़ सबसे बड़ी रियासत थी, प्राचीन रियासत थी। सॉरी, बड़ी नहीं थी, बड़ी सबसे बड़ी जोधपुर थी। इसी प्रकार जो सबसे बाद में सबसे नवीन जो रियासत बनी वो झालावाड़ बनी। सबसे बड़ी रियासत हमारी जोधपुर की रियासत थी और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा थी। इस प्रकार क्षेत्रफल में बड़ी, छोटी, नई, पुरानी इन रियासतों से मिलकर तत्कालीन राजस्थान बना हुआ था। अमूमन सभी रियासतों पर राजपूत वंशज थे, लेकिन 18वीं शताब्दी के बीच की हम बात करें तो धौलपुर और भरतपुर में जाट वंश की भी रियासतें थी। और टोंक की जो रियासत थी वहाँ के शासक मुस्लिम थे, क्योंकि टोंक रियासत का जो निर्माण है वो तत्कालीन समय में अमीर खान पिंडारी ने किया था। पिंडारी हिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ेंगे उनके बारे में आप। एक सैन्य गुणों से सुशोभित ताकतवर एक जाति थी। महाराष्ट्र में सैनिकों के रूप में काम करती थी। वक्त काल परिस्थिति में ये पिंडारी अलग अलग राज्यों में जाते हैं, वहाँ की रियासतों के, वहाँ के राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। राजा भी इनको बुलाते हैं और राजस्थान के भी ऐसे उदाहरण अपन पढ़ेंगे
तो अमीर खान पिंडारी ने इस टोंक रियासत की स्थापना की थी। और एजीजी, जैसा मैंने आपको बता दिया कि ब्रिटिश शासन की जो सर्वोच्च सत्ता हमारे हिंदुस्तान में जो थी, उनका एजेंट होता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी। अब बात करते हैं देश की आज़ादी के वक्त के काल की। माउंटबेटन प्लान जब लागू होता है तो माउंटबेटन ये चाहते हैं कि जो देशी राज्य हैं वो किस प्रकार भारत में सम्मिलित हों। इसके लिए उन्होंने 2 प्रकार की व्यवस्थाएं की। उन्होंने 2 प्रकार के प्रपत्र जारी किए, जिसमें से एक प्रपत्र कहलाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अर्थात सरल शब्दों में अपन कहें सम्मिलन पत्र, किसी को अपने अंदर मिलाने के लिए पत्र। और एक जो प्रपत्र था वो दूसरा वाला प्रपत्र था स्टैंड स्टिल प्रपत्र। स्टैंड स्टिल से मतलब था स्टैंड स्टिल, जैसा है वैसे ही, अर्थात यथा स्थिति में रहने वाली स्थिति का पत्र। तो ये 2 प्रकार के प्रपत्र माउंटबेटन ने तैयार किए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड स्टैंड स्टिल पत्र। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत कोई भी शासक उस पत्र पर हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में सम्मिलित हो सकता था, और स्टैंड स्टिल पत्र पे जो हस्ताक्षर करते थे वो अपनी यथास्थिति रखना चाहते थे। इस प्रकार इन 2 प्रकार के प्रपत्रों द्वारा माउंटबेटन ने भारतीय संघ में इन समस्त रियासतों के मिलने मिलाने का काम किया। मैंने पहले बताया, इससे पहले जुलाई 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक रियासती विभाग की स्थापना हो चुकी थी। वीपी मेनन साहब सलाहकार सचिव थे। इस प्रकार इन समस्त पृष्ठभूमियों को लेकर हम राजस्थान के एकीकरण की तरफ बढ़ते हैं। तो राजस्थान का एकीकरण जब शुरू हुआ तो लगभग 7 चरणों में पूरा हुआ। 7वें चरण में जाकर जो आज का हम आधुनिक राजस्थान देखते हैं ये बना। लगभग 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन लगे। तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन के इस काल के दौरान के जो 7 चरण हैं, इन्हीं को हम राजस्थान के एकीकरण के चरण कहते हैं। एक एक करके मैं आपको विस्तृत में इसमें बताऊंगा। आप अपनी सहूलियत के लिए अपनी कॉपी में, रजिस्टर में एक सारणी बना लें, जिसमें सारणी के अंदर थोड़े बहुत कॉलम हैं, वो कॉलम आप बना लें। उन कॉलमों में जैसे क्रम संख्या लिख लें, क्रम संख्या के बाद कौन सा चरण है, चरण की संख्या लिख लें, तिथि लिख लें, तिथि के बाद नाम लिख लें, कैसा राजस्थान उस वक्त बना था। तो क्रम संख्या, चरण, तिथि, नाम और साथ साथ उसमें शामिल रियासतें अगला कॉलम बना लें। उसके बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो भी व्यवस्था थी, प्रधानमंत्री अब्लिक मुख्यमंत्री वाला कॉलम बना लें। राज्य प्रमुख का एक कॉलम बना लें, एक कॉलम राजधानी का बना लें, और लास्ट में एक विशेष विवरण। इस प्रकार की एक व्यवस्था में अगर आप बांटकर उसको लिखेंगे तो बाद में याद करते वक्त आपको बहुत सहूलियत होगी, कि बहुत ज़्यादा आपको थ्योरेटिकल नहीं पढ़कर सीधा एक मैप की तरह सारणी में पढ़ना ज़्यादा सरल रहता है, इजी रहता है। तो मैं एक एक करके इन 7 चरणों का जिक्र आपके सामने करूँगा और राजस्थान के उस दौर से आधुनिक राजस्थान बनने तक की सारी कहानी आपके समक्ष रखूँगा। बोर्ड पे मैं आपको एक एक चरण को लेकर समझाऊंगा। राजस्थान का एकीकरण, इससे पहले मैंने आपको सारी पृष्ठभूमि बताई कि कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, रियासतें क्या कहलाती थी, कैसे बनी, ठिकाने क्या होते थे, क्या सुविधाएं थी, एजीजी कौन थे। अब राजस्थान का एकीकरण जब अपन शुरू करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और बहुत से ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस के साथ साथ शॉर्ट आंसर टाइप और आरएस मेंस के अंदर निबंधात्मक प्रश्न भी इस पे आता है।
क्योंकि ये अपने आप में जो सारणी आप बनाने जा रहे हैं, मैंने मेरे कैरियर के दौरान आप सोचिए कि लगभग 20-25 प्रश्नों का इसमें से उपयोग किया है जो आए हैं। तो राजस्थान का एकीकरण अपन पढ़ेंगे, उससे पहले मैंने आपको बताया कि एक सारणी बनाएंगे जिसमें क्रम संख्या, सबसे पहला कॉलम बना लेंगे क्रम संख्या। क्रम संख्या के बाद अपन लिखेंगे चरण, कि भी कौन सा चरण था। उसके बाद अपन लिख लेंगे तिथि, कि भी तिथि कौन सी थी, जिस दिन किस नाम का नाम, यानी राजस्थान का तत्कालीन नाम क्या था, उस नाम के साथ उसके अंदर कौन कौन से रियासतें और ठिकाने शामिल थे। रियासतें या जिनको कहें ठिकाने या कोई भी क्षेत्र जो इसमें शामिल थे। उसके बाद अपन इसको देखेंगे क्रम संख्या, चरण, ये तिथि आ गई, नाम आ गया, रियासतें और ये आ गया। प्रधानमंत्री का एक पद बनाया था तत्कालीन समय में, जो बाद में मुख्यमंत्री नाम से जाना गया, मुख्यमंत्री। अब चूंकि रियासतें थी, राजा महाराजाओं का काल था, तो उस वक्त उस काल में राजे महाराजे भी होते थे, उनको राज प्रमुख, महाराज प्रमुख भी बोला जाता था। तो उस वक्त राज प्रमुख कौन होते थे, तत्कालीन समय में कौन राज प्रमुख बना, कौन सी राजधानी बनी, और एक कॉलम बना लेना विशेष। विशेष विवरण का मतलब है इसमें कोई और विशेष बात हो तो ये। इस प्रकार अपन बांटकर जब इसको पढ़ेंगे तो ये ज्यादा सरल रहेगा। आप चाहें तो आप अपनी सहूलियत से इन कॉलम को और छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये अपने व्यक्तिगत तौर पे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार, क्योंकि पढ़ने की एक थ्योरी है, समझने की एक थ्योरी है जो इंडिविजुअल होती है। हम सक्सेस प्राप्त करने वाले लोगों को फॉलो जरूर करना चाहिए, करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन हमारा खुद का एक तरीका होना चाहिए जो हमें ज़्यादा सरल लगे, इजी लगे, जिससे हम ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकें। तो राजस्थान का एकीकरण अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रम संख्या 1 अपन लेते हैं। प्रथम चरण, मैंने आपको बताया 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। 8 वर्ष लगे, 7 महीने लगे, 14 दिन लगे। तो पहला जो चरण था, पहले चरण में आपको मैं तिथि बता दूं, 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 के दिन जो नाम रखा गया वो रखा गया मत्स्य संघ। मत्स्य संघ, या केवल मत्स्य भी लिखा होता है कई जगह। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा ये मत्स्य शब्द कहां से आया, कैसे आया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये रियासतें और ठिकाने इसके अंदर शामिल हुए। 18 मार्च से ये शुरू हुआ। उस वक्त ये जो तिथियां थी, देश आजाद हो चुका था, रियासत विभाग राजस्थान में बन चुका था, और इस रियासत विभाग के तत्वाधान में, इसके अंडर में इस प्रकार की प्रक्रिया शुरू हुई थी जिसमें विभिन्न रियासतें इसमें शामिल हो रही थी। मत्स्य संघ को लेकर मैं आपको बताऊं, प्राचीन भारत को जब आप पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत, ये अपन पढ़ रहे हैं 1947 का भारत, और प्राचीन भारत की तरफ जाएंगे तो मत्स्य, सूरसेन, यौदेह, शिवी, इस प्रकार के जनपद हुआ करते थे। जनपदकालीन जब भारत था तो उसमें जब पूर्वी राजस्थान को आज अपन देखते हैं, जहाँ अलवर, भरतपुर, धौलपुर जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, उस पूर्वी राजस्थान में ये चारों जिले अभी भी वर्तमान में हैं। तो उस वक्त वो मत्स्य इलाका कहलाता था, इसलिए इसका नाम भी इसके इतिहास को देखते हुए मत्स्य संघ रखा गया। और उस वक्त तत्कालीन समय में शोभाराम कुमावत
शोभाराम कुमावत। एक अलग टॉपिक में अब कभी अपन पढ़ेंगे। राजस्थान में जब स्वतंत्रता आंदोलन राजस्थान में भी चला तो राजस्थान में भी बहुत जगह लोकतांत्रिक सरकार के गठन को लेकर कई प्रक्रियाएं चल रही थी, तो हर इलाके में कोई न कोई इसको लीड करने वाला नेता होता था। तो शोभाराम कुमावत को उस वक्त प्रधानमंत्री बनाया गया और धौलपुर के जो महाराजा थे उस वक्त उदय भानु सिंह, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। उदय भानु सिंह ये धौलपुर के थे, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है। और राजधानी अलवर बनाई गई, राजधानी अलवर बनाएगी। तो अपन इस प्रकार चरणों में अपन पढ़ते जा रहे हैं। अपन देखेंगे कि ये प्रथम चरण 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ अलवर भरतपुर धौलपुर करौली इसमें शामिल, शोभाराम कुमावत उदय भानु सिंह धौलपुर और अलवर। और साथ ही साथ इसका जो नामकरण किया गया, ये मत्स्य संघ पूर्व के इतिहास के आधार पर जो नाम रखा वो तत्कालीन समय में के.एम. मुंशी, के.एम. कन्हैयालाल माणकचंद मुंशी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हुआ करते थे, इन्होंने इसका नामकरण किया। क्या किया? नामकरण, कि भाई नाम भी होना चाहिए। मत्स्य संघ इन्होंने नाम सुझाया कि क्यों है, क्योंकि ये मत्स्य एरिया से चारों राज्य आते थे। और उस वक्त का उद्घाटन भाई जब ये बन गया, एक मत्स्य संघ बना, एक एकीकरण की तरफ हम बढ़े, तो उद्घाटन वी.एन. गाडगिल ने किया। वो भी बड़े राजनीतिज्ञ थे उस वक्त केंद्र की राजनीति में, वी.एन. गाडगिल, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। अब आप इसको ढंग से एक बार पहले चरण को देखें। ये पहला चरण है, भले ही समय लगे एक बार पूरे चरण को अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि बाद में इसको आपको पढ़ें तब केवल इसको रिमाइंड करना पड़े। प्रथम चरण 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ। मत्स्य संघ नाम किसने दिया? के मुंशी ने दिया। क्यों दिया मत्स्य संघ? क्योंकि प्राचीन काल में मत्स्य जनपद हुआ करता था। अलवर भरतपुर धौलपुर करौली इसमें शामिल हुए। शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री बनाए गए। उदय भानु सिंह धौलपुर के जो महाराजा थे उनको राज प्रमुख बनाया गया और राजधानी रखी गई अलवर। के.एम. मुंशी ने इसका नामकरण किया और वी.एन. गाडगिल ने इनका उद्घाटन किया। इस प्रकार ये प्रथम चरण पूरा होता है। अब हम चलेंगे, ये उतार दिया सभी ने, ठीक है, द्वितीय चरण की तरफ। ये कोई चरण ऐसे नहीं था कि एक खत्म हुआ और दूसरा शुरू हुआ। साथ ही साथ कई प्रकार के लोग रियासत विभाग के अंदर में जो काम कर रहे थे वो ये सभी प्रयास कर रहे थे कि सारी की सारी रियासतें इसमें शामिल हो गए। तो ये इस प्रकार ये चरण साथ साथ चलते रहते हैं। दूसरा चरण जब अपन मानते हैं तो वो माना जाता है 25 मार्च से, 25 मार्च 1948 से ही, और इसको कहते हैं द्वितीय चरण। दूसरा चरण 25 मार्च 1948। अब इसमें लगभग 9 रियासतें शामिल होती हैं उस वक्त की। उसमें मैं लिख लेता हूं कोटा, सॉरी इसका नाम जो दिया गया, जैसे वो मत्स्य संघ दिया था, इसका पूर्व राजस्थान दिया गया। ये राजस्थान बनने की तरफ कदम था, पूर्व राजस्थान। इसमें लगभग जो रियासतें शामिल हुई वो कोटा, बूंदी, आज भी देखोगे तो ये सब पास पास में ही है, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, शाहपुरा, प्रतापगढ़, 1 2 3 4 5 6 7 कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इसके साथ साथ किशनगढ़, टोंक,
टोंक, जहाँ लावा ठिकाना भी हुआ करता था, पहले राजस्थान था। किशनगढ़, ये किशनगढ़ है, शाहपुरा है, ये रियासतें हुआ करती थी। हालांकि ज़िले ये अभी भी नहीं बने हैं, ज़िले बनने की तरफ है। ठिकाना हुआ करता था ये। इस प्रकार ये रियासतें, इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक और कुशलगढ़ ठिकाना। गोकुललाल असावा, जैसे वहाँ शोभाराम कुमावत बने थे ना, तो यहाँ गोकुललाल असावा प्रधानमंत्री बनाए गए, क्योंकि इस एरिया में ये राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्तित्व थे। गोकुललाल असावा बनाए गए। इसका नाम रखा पूर्व राजस्थान। और कोटा के जो महाराव भीम सिंह थे, कोटा वाले महाराव कहलाते थे, महाराव, कहीं कहलाते थे महाराजा, राजा, राज प्रमुख, महाराज प्रमुख, ये महाराव थे। महाराव भीम सिंह कोटा के, इनको राज प्रमुख बनाया गया। ये थे कोटा के। दूसरा चरण 25 मार्च 1948, पूर्व राजस्थान, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, कुशलगढ़ ठिकाना महाराव भीम सिंह। कोटा को राजधानी बनाया गया। बूंदी के महाराज एक थे, उनका नाम था बहादुर सिंह, उनको उपराज प्रमुख बनाया गया और वीएन गाडगिल ने ही उद्घाटन किया। चूंकि कोटा बड़ी रियासत थी तो राजधानी कोटा बनी। एक उपराज प्रमुख भी बनाया गया। उपराज प्रमुख वो बूंदी के थे, बहादुर सिंह। और इसका भी उद्घाटन वीएन गाडगिल ने किया। ये दूसरा चरण इस प्रकार से था। एक बार पुनः देखें। दूसरा चरण 25 मार्च 1948। पहला चरण 18 मार्च को ही था, दूसरा चरण 25 से शुरू हो जाता है। दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि ये लगभग साथ साथ चल रहा था। कई प्रकार के राजनयिक बड़े बड़े लोग ये प्रयास कर रहे थे कि रियासतें इसमें मिल जाए, ठिकाने मिल जाएं और हमारा एक सशक्त राजस्थान बने। तो 25 मार्च को ही कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, शाहपुरा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़ ठिकाना, ये सभी मिले और पूर्व राजस्थान बना। पहले बना था मत्स्य संघ, अब बना पूर्व राजस्थान। गोकुललाल असावा प्रधानमंत्री बने, पहले बने थे शोभाराम कुमावत। महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। कोटा राजधानी बनी और उप राज प्रमुख बूंदी के जो महाराजा थे बहादुर सिंह, उनको बनाया गया और वीएन गाडगिल ने ही इसका उद्घाटन किया। इस प्रकार हम 2 चरण अब तक पढ़ चुके हैं, मत्स्य संघ और दूसरा पूर्वी राजस्थान। अब अपन अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, तीसरा चरण। तीसरे चरण में राजस्थान, जो पूर्व राजस्थान था और ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ और ये सब थे, पूर्वी राजस्थान एज इट इज, ऐसा कैसा था। होता क्या है इसके अंदर, केवल तीसरे चरण में अपन साथ साथ चलते जाएंगे। ये तृतीय चरण, इसकी जो तिथि है 18 मार्च, 25 मार्च और उसके बाद ये आती है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल, लगभग 1-1.5 महीने का ही गैप है। ये 18 अप्रैल, वही 1948 का काल है। अब ये राजस्थान संयुक्त राजस्थान कहलाता है। पहले मत्स्य संघ, फिर पूर्व राजस्थान, अब संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में जो ये पूर्वी राजस्थान था, जिसको हम पूर्व राजस्थान बोलते थे, इसमें आप देखिए एक दक्षिण की एक बहुत बड़ी रियासत इसमें शामिल नहीं थी, उदयपुर, वो इसमें शामिल हो गई। सरल शब्दों में अपन कहें तो पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर। अब उदयपुर चूंकि बहुत बड़ी रियासत थी अपने आप में, तो उस वक्त गोकुललाल असावा की जगह माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ रियासत में इनको बहुत पढ़ोगे आप, माणिक्यलाल वर्मा, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। माणिक्यलाल वर्मा ये प्रधानमंत्री बने, क्योंकि राजस्थान की रियासतों में जब राजनीतिक जागृति और पैदा हो रही थी तो मेवाड़ के अंदर उदयपुर साइड में माणिक्यलाल वर्मा का बहुत बड़ा योगदान था। तो माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया। उदयपुर के भोपाल सिंह जी जो महाराजा थे,
महाराणा थे। अब कोटा में महाराव कहलाते थे, इधर महाराणा कहलाते थे। महाराणा भूपाल सिंह, इनको राज प्रमुख बनाया गया उदयपुर को, और राजधानी भी कोटा से आ गई उदयपुर, क्योंकि उदयपुर बहुत बड़ी रियासत थी। यहां पे भी बदलाव होता है, क्योंकि अब जो राष्ट्र का बड़ा नेतृत्व है वो राजस्थान की तरफ देखता है और उनका पदार्पण होता है। तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राजस्थान, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, शाहपुरा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़ ठिकाना, जिनको पूर्व राजस्थान बोलते थे, उसमें बहुत बड़ी रियासत उदयपुर का सम्मेलन होता है और बनता है संयुक्त राजस्थान। महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर के इसके प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, राज प्रमुख बनाए जाते हैं। माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और उदयपुर राजधानी रखी जाती है। उप राज प्रमुख, अब जो कोटा के राज प्रमुख पहले कहलाते थे महाराणा भीम सिंह जी, उनको महाराव भीम सिंह को उप राज प्रमुख बनाया गया और उद्घाटन इस बार जवाहरलाल नेहरू ने किया। उपराज प्रमुख, ये एक अपनी जानकारी के लिए एक्स्ट्रा लिखते हैं, इतनी गहराई से पूछा नहीं जाता है, लेकिन ध्यान रखें जो कोटा के महाराव थे भीम सिंह, इनको बनाया गया। जो पूर्व राजस्थान में राज प्रमुख थे, इनको उपराज प्रमुख बनाया गया और उद्घाटन जो किया भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब राष्ट्रीय राजनीति के बड़े पात्र जो थे, उन्होंने राजस्थान के अंदर पदार्पण किया। इस प्रकार ये तीसरा चरण आपके समक्ष है। 18 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ, संयुक्त राजस्थान इसका नाम दिया गया। पूर्व राजस्थान के अंदर उदयपुर की रियासत को सम्मिलित किया गया। उदयपुर बड़ी रियासत होने के नाते वहाँ के तत्कालीन जो बड़े राजनयिक थे, माणिक्यलाल वर्मा जो बड़े समाजसेवी थे, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर के बने, राजधानी उदयपुर रखी गई और उपराज प्रमुख का पद अब कोटा के महाराव भीम सिंह को दिया गया और उद्घाटन तत्कालीन समय में जवाहरलाल नेहरू जी ने की है, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार साथियों, ये तीसरा चरण आते आते पूरे देश में बड़ी हलचल चल रही थी। उसी हलचल में राजस्थान भी अछूता नहीं था और राजस्थान में भी आज़ादी को लेकर, साथ ही रियासतों की जो कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनसे पूरा राजस्थान मुक्त होना चाह रहा था। बहुत से स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, राजनयिक, पत्रकार राजस्थान को भी आज़ादी की ज्वाला के साथ उनके मशाल जलाए हुए थे और इस प्रकार धीरे धीरे राजस्थान अपने महत्वपूर्ण चरण की तरफ आता है, जिसको हम आज भी, जिस तिथि को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी राजस्थान के गठन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो है वो इसका चतुर्थ चरण है। चौथा चरण जो है ये राजस्थान के गठन का बहुत बड़ा पड़ाव है। 30 मार्च 1949, 30 मार्च को आज भी अपन राजस्थान जाता है। जो पहले का संयुक्त राजस्थान था, संयुक्त राजस्थान जो पूर्व राजस्थान में उदयपुर रियासत मिलकर बना था, अब उस संयुक्त राजस्थान के अंदर 4 रियासतें और जुड़ गई, बड़ी रियासतें। जोधपुर, सबसे पहले इसका नाम वृहद राजस्थान रखा गया। वृहद, कहीं कहीं वृहद राजस्थान भी आता है, वृहद राजस्थान रखा गया। जो संयुक्त राजस्थान था, उस संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें, तत्कालीन समय की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, जयपुर, बीकानेर,
और जैसलमेर, ये 4 रियासतें संयुक्त राजस्थान के साथ जुड़ गई। और जब ये 4 रियासतें जुड़ गई और पूरा संयुक्त राजस्थान आ गया तो लगभग एक बड़ा राजस्थान नजर आने लगा, जिसकी जो परिणति है 30 मार्च 1949 को हमारे समक्ष हुई और उसको नाम दिया गया वृहद राजस्थान। सबसे पहले मत्स्य संघ, फिर पूर्व राजस्थान, फिर संयुक्त राजस्थान, उसके बाद वृहद राजस्थान। ये जो चौथा चरण है राजस्थान की स्थापना में, राजस्थान के एकीकरण में मील का पत्थर है, क्योंकि अब लगभग सब रियासतें, प्रमुख हिस्से राजस्थान के एकीकरण में एकीकृत हो चुके थे। पंडित हीरालाल शास्त्री जो अब तक प्रधानमंत्री कहलाते थे, अब वो प्रधानमंत्री शब्द हट गया यहां से, अब उनको मुख्यमंत्री कहने लगे। कुछ बुक्स में प्रधानमंत्री भी लिखते हैं, अब ये मुख्यमंत्री बनाए गए सबसे पहले हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जयपुर के थे, बहुत बड़ा योगदान है जयपुर की रियासतों के एकीकरण में और जयपुर में जन जागृति पैदा करने में। और महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय तत्कालीन जयपुर के महाराजा तो थे, सवाई की उनको उपाधि दी जाती थी, अलग टॉपिक में कभी पढ़ाएंगे क्या उपाधियां होती है। सवाई मानसिंह ये द्वितीय थे, एक सवाई मानसिंह पहले भी हुए हैं। तो सवाई मानसिंह द्वितीय तत्कालीन समय में इनको, जो जयपुर के थे, इनको राज प्रमुख बनाया गया और जयपुर को अब राजधानी बनाया गया। अब जयपुर को राजधानी बनाने में भी क्या था कि जयपुर उस वक्त सेंटर में भी लगभग पड़ रहा था, पानी की बहुत अच्छी सुविधा थी, तो 2-3 कमेटियां उस वक्त काम कर रही थी। उन कमेटियों के आधार पर उन जैसे शंकर देव राय कमेटी चल रही थी उस वक्त, ये भी एक कमेटी थी। उस कमेटी में, उस कमेटी ने ये तय किया कि राजधानी ऐसी जगह पे हो जो सेंटर में हो, जहां सहूलियत हो। तो जयपुर अपने आप में बहुत बड़ी रियासत थी, पानी की समस्या नहीं थी, इसलिए उन्होंने राजधानी के रूप में जयपुर को चुना। तो सवाई मानसिंह द्वितीय जो थे उनको राज प्रमुख बनाया गया, राजधानी जयपुर बनाई गई। और अब एक नया शब्द महाराज प्रमुख आया। भाई चूंकि इससे पहले उदयपुर के जो महाराणा थे, उदयपुर वाले भूपाल सिंह जी, वो अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत थे, तो उनको भी महाराज प्रमुख बनाकर पद दिया गया जो उदयपुर के थे। और साथ ही साथ जो कोटा के भीम सिंह थे महाराज, उनको भी एक पद दे दिया गया। भीम सिंह कोटा, इनको उपराज प्रमुख बना दिया गया। अब आप देखोगे चौथे चरण में 30 मार्च 1949 वृहद राजस्थान नाम दिया गया। संयुक्त राजस्थान के साथ जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर जुड़ गए। हीरालाल शास्त्री तत्कालीन समय के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर कहें, समाज सेवी कहें, उनको मुख्यमंत्री का पद दिया गया। साथ ही राजधानी जयपुर को बनाया गया। जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया। तो भूपाल सिंह जी उदयपुर के जो थे, वो उनको भी बड़ा पद देना था, तो एक महाराज प्रमुख का पद शामिल किया गया और उनको महाराज प्रमुख बनाया गया। और उपराज प्रमुख भीम सिंह जो थे कोटा के, उनको बनाया गया। साथ ही साथ जो तत्कालीन रियासत विभाग के जो मुखिया थे, उन्होंने आकर उद्घाटन किया। आप सभी नाम जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो, इससे पहले संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के लिए आए थे नेहरू जी। अब वृहद राजस्थान, लगभग राजस्थान पूरा हो चुका था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आकर उद्घाटन किया। और ये चौथा चरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चौथे चरण की तिथि को ही 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस आज भी मनाया जाता है। अब अपन अगले चरण की तरफ बढ़ेंगे। तो अब तक अपन 4 चरण पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मत्स्य संघ, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली।
उसके बाद पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान के बाद संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान के बाद वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 को बना और लगभग राजस्थान का एकीकरण लगभग पूरा हुआ। तो इस तिथि को आज भी राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन अब भी पूर्व के कुछ हिस्से थे वो शामिल होना बाकी थे। तो बढ़ते हैं 5वें चरण की तरफ, पंचम चरण। पंचम चरण, पंचम चरण में जो तिथि है वो 15 मई है, 15 मई 1949। हमारा कारवां शुरू हुआ था 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, उसके बाद 30 मार्च 1949 और 5वां चरण है 15 मई 1949। इसका नाम रखा गया, तीसरे और चौथे चरण दोनों को जोड़ दिया गया संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान। अब इसके अंदर जो शामिल हुए, वो जो वृहद राजस्थान में जो शामिल थे, एक तो वृहद राजस्थान और बहुत इंपॉर्टेंट 4 हिस्से अब इसमें आकर मिल गए। वो था मत्स्य संघ, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। मत्स्य संघ के बारे में एक और जानकारी है कि मत्स्य संघ के जो भरतपुर और धौलपुर थे वो भाषागत तौर पे उत्तर प्रदेश के काफ़ी नज़दीक थे। तो ये यूपी में मिलना चाह रहे थे, लेकिन तत्कालीन समय में एक कमेटी का निर्णय था जिन्होंने इसको राजस्थान में ही रखा और मत्स्य संघ नाम दिया के एम मुंशी ने। और उस वक्त मत्स्य संघ धौलपुर, भरतपुर, करौली को लेकर बना था। तो अब ये 5वें चरण में संयुक्त वृहद राजस्थान बना। पंडित हीरालाल शास्त्री ही मुख्यमंत्री रहे जयपुर के। राजधानी भी जयपुर ही रखी गई। राज प्रमुख भी वही सवाई मानसिंह द्वितीय रहे, क्योंकि अब बड़ी रियासत इसमें आ चुकी थी। इनको हमेशा के लिए बना दिया गया था राज प्रमुख। राजधानी जयपुर। अब जो देखने वाली बात यह थी 5वें चरण में जो 15 मई को हुआ, एक कमेटी काम कर रही थी, डॉक्टर शंकरदेव राय कमेटी, शंकरदेव राय कमेटी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ सिफारिशें दी कि भाई ये भरतपुर धौलपुर वाले जो हिस्से हैं, जो ये शुरू में यूपी में मिलना चाह रहे थे, क्योंकि भाषागत रूप से ये यूपी के ज़्यादा नज़दीक थे, तो इन्होंने तत्कालीन समय में इनको मत्स्य संघ में रखकर एक मत्स्य संघ का निर्माण किया था। और शंकरदेव राय समिति की सिफारिश के आधार पर ही इनको राजस्थान में शामिल कर लिया गया। तो 5वां चरण ये ऐसे ही रहता है। शंकरदेव राय समिति जो थी, इसकी सिफारिशें आई। राजधानी जयपुर रखी गई। राज प्रमुख हमेशा के लिए मान लिए गए सवाई मानसिंह द्वितीय। पंडित हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रधान मुख्यमंत्री रहे। वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ मिल गया। पहले नाम वृहद राजस्थान था, अब संयुक्त वृहद राजस्थान हो गया। 15 मई की तिथि थी जिस दिन ये नामकरण हुआ और ये 5वां चरण इस प्रकार पूरा होता है। इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण के 7 चरणों में 5 चरण अपन ने पढ़े। इन 5 चरणों के आते आते अपने दिमाग के अंदर हल्का सा सोचिए। आज का राजस्थान का नक्शा, मैप नज़रों के सामने लाइए। आपको लगेगा कि कहीं न कहीं जो राजस्थान आज है वैसा लगभग था। 5वें चरण के आते आते ये हमारा आज का राजस्थान पूरा हो गया था। 6ठा चरण जब शुरू होता है, षष्ठम, 6ठे चरण के आते आते बहुत कुछ चीज़ें छोटी मोटी थी वो बची थी। तिथि जो 6ठे चरण की आती है वो बहुत महत्वपूर्ण तिथि है।
26 जनवरी 1950। जी हाँ दोस्तों, भारत का संविधान लागू हुआ था। बहुत बड़ा दिन था। इस दिन छठा चरण राजस्थान का भी पूरा हुआ और छठे चरण में जो सिरोही, आबू रोड सिरोही जो आप देखते हैं दक्षिण राजस्थान की तरफ, उसका ये भी एक सिरोही और माउंट आबू लेकर ये एक केंद्र शासित प्रदेश की तरह ही थे। इनका राजस्थान में विलय हुआ, सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। इसका जो नामकरण किया गया वो राजस्थान संघ किया गया, राजस्थान संघ। सिरोही 26 जनवरी 1950 सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। और जो आबू का जो क्षेत्र था, आबू देलवाड़ा जिसको अपन बोलते हैं, ये मुंबई प्रांत में चले गए। आबू देलवाड़ा, ये सिरोही आबू देलवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश ही थे। ये माउंट आबू वगैरह तत्कालीन समय में गर्मियों के दौरान राजधानी रहा करती थी। तो आबू देलवाड़ा ये मुंबई प्रांत में चले गए, तत्कालीन बम्बई बोलते थे, बम्बई प्रांत में शामिल कर लिए गए। तो जब ये स्थिति आई तो यहाँ से भी चूंकि ये लोग राजस्थान में मिलना चाह रहे थे, एक हलचल शुरू हुई, एक अलग प्रकार का आंदोलन शुरू हुआ। वही हीरालाल शास्त्री जी ही मुख्यमंत्री थे। हीरालाल शास्त्री जी मुख्यमंत्री थे और सवाई मानसिंह द्वितीय राज प्रमुख थे, जो उस वक्त बना लिए गए थे हमेशा के लिए जयपुर के, और राजधानी जयपुर ही थी। अब जब सिरोही को राजस्थान में मिलाया और आबू देलवाड़ा को मुंबई प्रांत में दे दिया गया, और उस वक्त राजस्थान श्रेणियों में बढ़ गया था। तो राजस्थान एक ख श्रेणी का, बी श्रेणी जिसको बोलते हैं ना, ख श्रेणी का राज्य बन गया, क्योंकि भारत का संविधान लागू हो गया था। राजस्थान भी भारत के ही, पूरे भारतवर्ष का ही एक राज्य था। उसकी कुछ प्रतिरूप उसका ये था। छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ बना, सिरोही का राजस्थान में विलय हो गया। आबू देलवाड़ा जो क्षेत्र थे ये मुंबई प्रांत को सौंपे गए। हीरालाल शास्त्री जी मुख्यमंत्री रहे। सवाई मानसिंह द्वितीय को ही राज प्रमुख बनाया गया। राजधानी जयपुर ही रखी गई और बी श्रेणी का राज्य राजस्थान को बनाया गया। ख श्रेणी है जिसको बी श्रेणी बोल सकते हैं, राजस्थान को बनाया गया। इस प्रकार देश की आज़ादी के बाद और संविधान लागू होने की जो महत्वपूर्ण तिथि है हमारी, तब तक 6 चरण राजस्थान के पूरे हो गए थे। लगभग राजस्थान बन गया था। कई संगठन, कई संवैधानिक गतिविधियां भारत में शुरू हो गई थी। राज्य बनाने के लिए एक फजल अली आयोग बना था। अलग अलग आधार पर राज्य बनाने के लिए कई प्रकार के आयोग बने, फजल अली आयोग भी एक बना। अब राजस्थान भी विकास के पथ पर भारत के साथ आगे बढ़ रहा था। चूंकि राजस्थान की जो पृष्ठभूमि थी वो रियासतकालीन पृष्ठभूमि थी, इसलिए राजस्थान के जनमानस में, राजस्थान के आउटरूप में जो देखते हैं तो वो कहीं न कहीं वो पहले की ही राजवंशीय और रियासतकालीन सोच की तरह ही चीज़ें चल रही थी। तो कई प्रकार के आंदोलन अभी भी राजस्थान में होते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण चरण जो है, अंतिम चरण जिसको बोलते हैं राजस्थान के एकीकरण का, वो है सप्तम चरण। 7वें चरण में जो तिथि है वो है 1 नवंबर। बहुत प्रश्न आते हैं इसके ऊपर। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। देखो देश को आज़ाद हुए भी लगभग 9-10 साल हो गए थे, तब जाकर राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है। जो आज का राजस्थान हम देखते हैं, आधुनिक राजस्थान, वो 7वें चरण में जाके पूरा बना। आधुनिक राजस्थान ये 7वें चरण में जाके पूरा बना। 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण। अजमेर जो केंद्र शासित प्रदेश था, अभी भी अलग थलग था, अजमेर मेरवाड़ा
सारी रियासतें मिल गई थी, ये अभी भी केंद्र। अजमेर मेरवाड़ा के साथ साथ आबू देलवाड़ा जो मुंबई प्रांत को दे दिए थे, आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित और आबू देलवाड़ा जो सिरोही में थे, सिरोही में आते थे, जो मुंबई प्रांत को दे दिए गए थे इनका। और एक मध्य प्रदेश का इलाका था, मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में, मध्य प्रदेश मंदसौर जिला होता है, और तहसील भानपुर, भानपुर तहसील। यहां का एक इलाका है सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा, ये राजस्थान में आ गया सब। अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेशों में आते थे, और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का भानपुर तहसील का एक इलाका था सुनेल टप्पा, ये राजस्थान में शामिल किया गया। और कोटा का अपना एक एरिया था सिरोंज, कोटा का क्षेत्र था सिरोंज, इसको हमने उस वक्त मध्य प्रदेश को दे दिया, मध्य प्रदेश को दे दिया। और ये हमारा पूरा राजस्थान जो आज हम देखते हैं, आज तो 33 जिले हैं, तत्कालीन समय में 26 जिले बन गए थे। ये 7वें चरण में जाकर आधुनिक राजस्थान का पिक्चर हमारे सामने आता है। 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान नाम दिया गया, जिसको राजस्थान कहते हैं। अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा, सिरोही के केंद्र शासित शामिल हो गए। मध्य प्रदेश का मंदसौर जिले का भानपुर तहसील का सुनेल टप्पा, ये जो इलाका था ये राजस्थान में आया, और कोटा का जो सिरोंज था इसको मध्य प्रदेश में दिया गया। साथ ही साथ मोहनलाल सुखाड़िया का मुख्यमंत्री काल था, क्योंकि निर्वाचन शुरू हो गए थे राजस्थान में। 3 मार्च 1952 से ही प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो गया था। 3 मार्च 1952 से पहली लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार आई थी। उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया जो सबसे लंबे समय तक राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे, इनका काल था ये स्वर्णिम काल था, उदयपुर के थे। और राज प्रमुख का पद जो था वो समाप्त हो गया था, क्योंकि 5 जुलाई 1955 को जब आधुनिक राजस्थान बना, इससे पहले ही जो महाराज प्रमुख थे, जो भूपाल सिंह जी थे, इनका निधन हो गया था, इसलिए राज प्रमुख का पद अब समाप्त हो गया। राज प्रमुख पद समाप्त और राज्यपाल का पद आ गया, जैसा आज भी हमारे संवैधानिक भारत में है। और श्री गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, ये राजस्थान के पहले राज्यपाल बनाए गए। राजधानी जयपुर बनाई गई और 26 जिले उस वक्त राजस्थान में थे। तत्कालीन समय में 26 जिले राजस्थान में शामिल थे। ये श्रेणियां वगैरह जितनी भी थी, अ श्रेणी, ब श्रेणी, स श्रेणी, ये श्रेणियां 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा इसको खत्म कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन द्वारा श्रेणियां खत्म, श्रेणियां समाप्त, और राजस्थान, आधुनिक राजस्थान 26 जिलों के साथ हमारे समक्ष आया। राज प्रमुख का पद समाप्त हो गया। महाराणा भूपाल सिंह जी का देहांत 5 जुलाई को हो चुका था। इस प्रकार 3 मार्च 1952 से लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गठित होना शुरू हो गई थी। तो मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व में तत्कालीन समय में राजस्थान में सरकार चल रही थी। उनके काल में अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का भानपुर तहसील का सुनेल टप्पा जो इलाका है उसको राजस्थान में शामिल किया गया, और कोटा का जो सिरोंज क्षेत्र है उसको मध्य प्रदेश को दिया गया। इस प्रकार पूरा का पूरा राजस्थान, 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ जितने भी एरिया थे आसपास के राज्यों से जो आदान प्रदान करना था, उन सब का एक बढ़िया सा रूप देकर आधुनिक राजस्थान का निर्माण 1 नवंबर 1956 को किया गया। इस प्रकार इतना लंबा समय 7 चरणों के दौरान ये राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। तो साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक में जो राजस्थान का एकीकरण अपन ने पढ़ा, इससे पहले अपन ने ये पढ़ा कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व किस प्रकार की तत्कालीन परिस्थितियां थी, कौन सी रियासत बड़ी थी, कौन सी छोटी थी, कौन सी नई थी, कौन सी पुरानी थी, एजीजी कहाँ कहाँ बैठते थे,
कैसे एजीजी का पद लागू हुआ था, भारत में किस प्रकार की क्रांति की ज्वाला चल रही थी, तत्कालीन समय में रियासतें कितनी थी। इस प्रकार ये 7 चरण मिलकर राजस्थान का निर्माण करते हैं, जिसमें सबसे पहले मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, दूसरा 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान, 30 मार्च 1949 को तीसरा चरण वृहद राजस्थान, फिर 15 मई 1949 महत्वपूर्ण चरण जिसको बोलते हैं संयुक्त राजस्थान, और पांचवा जो चरण आया संयुक्त वृहद राजस्थान, वो 15 मई 1949। 30 मार्च को जो चौथा चरण महत्वपूर्ण था, इसलिए राजस्थान दिवस आज भी 30 मार्च को मनाते हैं। तो पांचवा चरण 15 मई 1949 संयुक्त वृहद राजस्थान, छठा चरण 26 जनवरी 1950 राजस्थान संघ, और सातवां और अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 आधुनिक राजस्थान के रूप में हम देखते हैं। इस प्रकार दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण का ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप और अपने ढंग से जितनी जानकारी आप जुटा सकते हैं, उस जानकारी के साथ जिस प्रकार की एक सारणी आपने बनाई है, विशेष विवरण का जो लास्ट कॉलम अपन ने रखा है, उसके अंदर आप इसको समाहित कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा जानकारी आप इस सारणी रूप में या नक्शा मैप जरूर देखें। इसमें मैप में रियासतकालीन राजस्थान देखें, उस वक्त की 19 रियासतें, 3 ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश कहाँ थे। फिर आज के आधुनिक राजस्थान देखें। आज के आधुनिक राजस्थान का जब राजनीतिक मैप आप देखोगे, आप देखना उसमें वर्तमान में 33 जिले हैं राजस्थान में, लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए निर्वाचित सरकार है, राज्यपाल का पद है। इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण का ये चरण समाप्त हुआ। विश्वास है, आशा है आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों, जानकारी, ज्ञान कभी भी पूरा नहीं होता है। जहाँ से भी आपको कुछ और जानकारी मिले, आप गेन करें, अपने ज्ञान को और आगे बढ़ाएं। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय राजस्थान, जय भारत।